जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक। आज आपसे मुलाकात इस सिलसिले में हो रही है कि आपकी जो नई बुक आई कैप की कैफ लेवल पे इस दफ़ा इंक्लूड हुई, जिसका फ़र्स्ट टाइम पेपर होना है कैफ 6 मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस MFA। उसमें 2 क्लासेस एग्ज़ाम फोकस्ड आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं फ़ेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सिंस 2008 मैं प्रोफेशनल टीचिंग में इन्वॉल्व हूं। सिर्फ मैंने आई कैप को के बच्चों को ही इंटरटेन नहीं किया, ACCA, CMA, PIFA, ACCA हर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैंने पढ़ाया। और आई कैप के साथ भी मेरी कुछ ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके एजुकेशन या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट हुई हैं। तो ये ऑब्वियसली इस दफ़ा पहली दफ़ा इस पेपर को टेस्ट किया जाएगा। थोड़ा सा लोग इसमें सस्पेंस का शिकार हैं कि पेपर कैसे आएगा। तो मैंने एक ऐसा टॉपिक ढूंढा जिसमें से 100% क्वेश्चन आना है इस पेपर में भी। और वो MFA का जो चैप्टर है उसका नाम है, ये देखिएगा, ये बुक में चैप्टर 17 इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसमें से आपको आपके अपकमिंग अटैम्प्ट में मार्च 2022 में जो पेपर आएगा ज़रूर एक क्वेश्चन आना है। तो मैंने कहा एक तो अब मैं इंट्रोडक्शन अपना करवा लूँगा, एक आपका फ़ायदा ये हो जाएगा आजकल जो MFA पढ़ रहे हैं या फ्यूचर में जिन्होंने पढ़ना है उन्हें पता लग जाए कि ये जो चैप्टर 17 है ये 100% एक गेस वर्क है, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन की थोड़ी तैयारी अगर जो पेपर अब दे रहे हैं या बाद में देंगे उनकी हो जाए। तो ये इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल पे आज हम बात करेंगे। मैं 14 ईयर से आपसे बात कर रहा था कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, MFA, BFT फाइनल लेवल में मैंने पढ़ाई हुई है बहुत ज़्यादा। तो इस सब्जेक्ट को किस तरह इजी तरीके से एक बच्चे को पास करना है, कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को लेके, ताकि आप कम से कम एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएँ। फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मुलाकात हमारी हुई फिज़िकली या ऑनलाइन तो बाकी चीज़ें फिर साथ साथ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल की जब बात होगी तो मैंने इधर लिखा हुआ जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी आप कोई प्रोजेक्ट होगा आपका जिसमें आपको पैसे लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप उसमें पैसे लगाने से पहले सोचेंगे कि क्या हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अप्रेजल से मुराद ये है कि आपके लिए वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में वाइबल होगा, फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात होती है, तो अगर आपको वो प्रोजेक्ट फ़ायदा देगा, प्रॉफिट देगा, आपकी कैश फ्लोस को इंक्रीज़ करेगा, तो फिर ये आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जनरली कॉन्सेप्ट तो यही है कि प्रोजेक्ट वाइबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और वाइबल या प्रॉफिटेबल कब होता है? जब वो इंक्रीज़ करे उस ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लोस को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। और जब आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म नेचर का होगा। आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे और उसमें ऑब्वियसली पैसे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मिलियंस में, बिलियंस में और लाखों में, करोड़ों में। तो ऑब्वियसली पहले आप टेस्ट करेंगे कि क्या हम ये पैसे लगाएंगे तो हमें फ़ायदा है, या उल्टा हमारी कैश फ्लोस कम होंगी या हमें नुकसान होगा। तो इसे बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको ज़रूर आई कैप टेस्ट करेगा। अब इसको जब टेस्ट किया जाता है तो ये देखें आपके सामने इस बुक में बहुत अच्छा मॉडल एक लिखा हुआ है कि जब कभी आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करें, किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज करने जाएं, देखिए अप्रेजल के वर्ड से क्या मुराद है कि आप टेस्ट करेंगे कि क्या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस प्रोजेक्ट को। अगर मैं इधर आपको लिख दूं कि अप्रेजल जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ को अप्रेज करने से मुराद होता है
जैसे आप एग्जामिनेशन में इंशाल्लाह जाएंगे, अपीयर होंगे, तो आपकी अप्रेजल आई कैप करेगा। अगर आपने अच्छा पेपर दिया हुआ तो पास, अगर अच्छा पेपर ना दिया हो तो आप क्या होंगे, फेल होंगे। खुदा न खास्ता, अल्लाह करे आप कभी भी फेल ना हो। तो अप्रेजल से मुराद प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। अब ये एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन जो है उसको ये देखें, बुक में जो कोर प्रिंसिपल एंड 4 स्टेप मॉडल लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है और 4 स्टेप्स बनाए गए हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के। पहला स्टेप देखें, लिखा हुआ है द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यूज़ हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर कर दे। यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो कोर प्रिंसिपल्स एंड 4 स्टेप मॉडल की बात हो रही थी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अगर आप इस वाले 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टेप्स मॉडल फ्रेमवर्क को फॉलो कर लें तो ये टॉपिक बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा कि जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन आए, आपने डिसाइड करना हो कि आप किसी प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो आप इन 4 स्टेप्स का सहारा लेके आसानी से अप्रेजल क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला स्टेप लिखा हुआ जी, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसे स्ट्राइक अगर आप करें तो एमएफए के जो स्टूडेंट हैं नॉर्मली उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले पढ़ी होगी, तो वहाँ एक पूरा एक चैप्टर था रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर, और इसका ये पहला स्टेप है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अप्रेज करने का लिंक भी डिसीजन के साथ है, फैसले के साथ है। और जब भी डिसीजन की बात आती है और ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिसीजन की, आपने फैसला लेना उन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स कि हमें पैसों में फ़ायदा हो रहा है, हमारी कैश फ्लो ज़्यादा हो रही हैं, या पैसों में नुकसान हो रहा है, कैश फ्लोस कम हो रही हैं। तो डिसीजन का लिंक फ्यूचर से होता है, और जब फ्यूचर आएगी आपको पता आपके कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स। तो ये आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़े होंगे ब्रीफली, यहाँ भी हम इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट से जो कैश इनफ्लोज या रिसीट्स आपको आएंगे या आप कैश पेमेंट्स करेंगे, उसके ऊपर टेक्निक्स कौन सी अप्लाई करनी है, रेलेवेंट कॉस्टिंग की टेक्निक्स। अच्छा, वहाँ सिर्फ आपने ऑब्वियसली रेलेवेंट कॉस्ट ही को, कैश फ्लोज को ही डिटरमिन किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यहाँ एक स्टेप फॉरवर्ड आप जाएंगे और उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर पीरियड भी एस्टिमेट करेंगे कि वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कब अक्कर हो रही है। तो सेकंड स्टेप में देखो लिखा हुआ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर पीरियड वेयर एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल बी अक्कर्ड। इसका मतलब है पहले तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को आपने एस्टिमेट करना, फिर देखना वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो किस टाइम पीरियड पे अक्कर हो रही है। वो ईयर 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, वो आज ही आ रही है, वो 6 माह बाद आ रही है, 3 माह बाद आ रही है। तो टाइम को एस्टिमेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप कैश फ्लो भी डिटरमिन कर लें कि आप टाइम का भी आपको पता लग जाए, तो नीचे लिखा हुआ है उसके बाद आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और फ्यूचर की जितनी कैश फ्लोज हैं उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, और यूज़ क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्यूएम भी आपका बिल्कुल बेसिक में था, क्वांटिटेटिव मेथड्स वो भी आपने पढ़ा उसमें भी, और फिर आपने ऑब्वियसली आपकी अकाउंटिंग में भी, फाइनेंशियल में ये टर्म्स पहले यूज़ हो चुकी होगी कि फ्यूचर आपकी वैल्यू किसी भी अमाउंट की और प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों में क्या होता है, फ़र्क होता। क्योंकि आप आज बैठ के फ़ैसला करेंगे
कि हमने इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं क्या वाइबल है या नहीं, हम करें या ना करें, तो आपने जितनी फ्यूचर की कैश फ्लोज हैं उन्हें पहले आज की टर्म्स में कन्वर्ट करना, और उसके लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो सारी कैश फ्लोज टुडे टर्म्स में आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज़ में आ जाएंगे। तो इसके लिए कंपाउंडिंग जो हम करते हैं, अगर आपने बेसिक में फार्मूला पढ़ा होगा तो उसी का उल्ट फार्मूला हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो बन जाता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 + r उसकी पावर -n। इस तरह आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। यानी अगर सपोज करें आपकी कैश फ्लो 1 साल बाद 1 लाख रुपया आपको मिलना है और इंटरेस्ट रेट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो आप -1 दे देंगे पावर 1 साल, और जो फिगर निकल के आएगी, मैं अज्यूम्ड कर रहा हूँ कि अगर वो 90,000 आ जाए, ये रियल नहीं है, तो वो 1 लाख जो 1 साल बाद मिलना है वो आज की टर्म्स में, टुडे टर्म में, आज अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो अज्यूम्ड फिगर कितनी है, 90,000। एक्चुअल कैलकुलेटर आपके पास होगा कुछ और आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, सारी कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ले आएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप 4, आपने जो इन्वेस्टमेंट अप्रेज करनी है उसको लेके 2 तरीके हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिए हुए। पहला है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी कहते हैं उसे, और दूसरा आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीवी, ज़्यादातर यही एग्जामिनर को पसंद भी है, पेपर में मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा भी और आने वाले पेपरों में भी इसी से आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेज करवाएगा, क्योंकि आईआरआर जो है वो डिपेंड करता है एनपीवी पे। अगर एनपीवी आपको आती है तो फिर ही आप दूसरा मेथड आईआरआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इनको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। क्या कहते हैं जी? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, क्योंकि आप फ्यूचर की कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए ये जो फार्मूला मैंने लगाया इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। क्या करना जी? डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंटिंग से होता क्या, फ्यूचर वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इनटू प्रेजेंट वैल्यू। इसलिए इन दोनों मेथड्स में ये काम आपने करना है, इसलिए इनका नाम है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ये 2 मेथड्स हैं, इनकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, अभी देखेंगे। इनमें से जो भी एग्जामिनर कहे वो अप्लाई करके आपने अप्रेजल बता देनी है कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुई चारों स्टेप की आपकी एक टेक्निक। अगर ये चारों स्टेप्स आपको पता हैं तो फिर आप अप्रेजल आराम से कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 ज़रा इनको देखते हैं। पहला अगर आप स्टेप देखें तो वो था एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगी, और आप उस पर रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स लगाएंगे। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट मैंने जैसे आपको कहा कि आपने पहले पढ़ी होगी अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ब्रीफली इस पे फिर बात कर लेते हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर 3 से 4 खूबियाँ होती हैं कि आपने जो कॉस्ट फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए लेनी है वो हमेशा फ्यूचर की कॉस्ट होगी। पास्ट कॉस्ट जो कि संक कॉस्ट भी कहते हैं वो इररेलेवेंट हो जाएगी, उसे आपने अपने प्रोजेक्ट अप्रेजल में इंक्लूड नहीं करना। तो आपकी फ्यूचर कैश फ्लो होगी, और फ्यूचर के बाद दूसरी इसकी खूबी ये होती है कि फ्यूचर में भी वो कैश फ्लो हो जो इंक्रीमेंटल हो, जो आपके डिसीजन फैसले के साथ जिसका डायरेक्ट लिंक हो। अगर आप फैसला लें तो वो इनकर हो, अगर फैसला ना लें तो वो इनकर ना हो। जैसे देखो, अगर आप पास्ट में कोई कमिटमेंट कर चुके हैं किसी कॉस्ट की, बेशक वो पे फ्यूचर में होनी है, तो उसका फ्यूचर के डिसीजन के साथ तो कोई लिंक नहीं। जैसे मैं कोई लीज़ एग्रीमेंट साइन कर चुका हूँ और मैंने 5 साल के लिए रेंटल एग्रीमेंट पे कहा कि 5 साल के लिए मैं बिल्डिंग लूँगा और हर साल इतना किराया मैं दूँगा, तो अब फ्यूचर में कोई फैसला मैं लेने जा रहा हूँ तो ये तो कॉस्ट पहले कमिटेड है, बेशक अभी मैंने पे फ्यूचर में करनी है,
ये कॉस्ट इररेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट हो भी फ्यूचर की और हो भी इंक्रीमेंटल, यानी अगर आप वो डिसीजन लें तो वो इनकर हो, डिसीजन लें तो इनकर ना हो। और तीसरा ये होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो रियल कैश फ्लोज में होगी या कैश आउटफ्लो या इनफ्लो। कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसे कॉस्ट में आप करते थे, एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जैसे नोशनल कॉस्ट फ़र्ज़ की हुई, कोई कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। और अगर इसे ज़रा सम अप कर लें, इसको आसानी से देखना चाहें, तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नॉर्मली उसके अंदर ये सारी खूबियाँ होती हैं, वो डिसीजन के साथ वेरी करती है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चाहे डिसीजन आप कोई भी ले लें, वो अपनी जगह क्या रहती है, सेम रहती है। तो फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा इररेलेवेंट समझेंगे, उसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली सारी क्या होती है, रेलेवेंट होती है। और मैंने अगर इस फिंगर्स पे अगर गिन लूँ तो 4 लाइनों में रेलेवेंट कॉस्ट क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो डायरेक्टली डिसीजन की वजह से कम या ज़्यादा हो वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, और वो नॉर्मली वेरिएबल होती है, फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। हाँ, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो आपके डिसीजन से साथ लिंक करती है, डिसीजन ले तो इनकर होती है, डिसीजन ना ले तो इनकर नहीं होती, वो भी रेलेवेंट बन जाएगी। और एक फिर आता कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऑलवेज रेलेवेंट होगी। देखें जी, ये ज़रा डेफिनेशन लिखी हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आपकी रेलेवेंट कॉस्ट कैन आल्सो बी मेजर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ बेनिफिट that will be lost by taking one course of action instead of the next most profitable course of action। अच्छा, पहले तो ये क्लियर कर लेंगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऑलवेज हमेशा रेलेवेंट होगी। किसी भी फ्यूचर के डिसीजन को लेने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आंखें बंद करके ज़हन में रखना, ये हमेशा रेलेवेंट होगी। अब अगर ये रेलेवेंट होगी तो होगी क्या, अगर आपके पास बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन उसके पास अपनी किसी रिसोर्स को यूज़ करने की 2-3 रिसोर्सेज के यूजेज थे, लेकिन आप किसी फ्यूचर डिसीजन की वजह से किसी एक यूज़ को ऑप्ट करते हैं और बाकी यूजेस को सेक्रीफाइस करते हैं, तो फिर जिनको सेक्रीफाइस करेंगे आप ऑप्शंस को, उन ऑप्शंस की जो बेनिफिट आप कमा सकते थे, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन जो आप ले सकते थे, जो आपने नहीं लिया क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन ऑप्ट कर लिया, उसकी प्रॉफिट को आप सेक्रीफाइस करेंगे तो वो आपके ऑप्टेड ऑप्शन के लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रेलेवेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी नीचे शायद दी हो, समझ ज़्यादा आ जाएगी आपको। करते हैं जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे अगर कोई एग्जांपल हमें मिल जाए तो बिल्कुल है जी। ये देखें लिखा हुआ जी, कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ मेजर न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम will require the use of 6 companies IT specialists for 1 year of the project. These IT specialists are each paid 1 lakh each year. IT specialists are difficult to recruit. If the 6 specialists are not used in this project, they will be employed on other projects that would earn a total contribution of 5 lakh. The relevant cost of the IT specialist in year 1 of the project would be। अब देखें 6 थे वो स्पेशलिस्ट, एक की सैलरी 1 लाख थी, तो 6 बंदों की 6 लाख हो गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो 6 लाख हमने उन्हें देना ही था, चाहे ये नया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोजेक्ट आता है चाहे ना आता। असल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना है आपने कि वो पुरानी जगह पे जहाँ काम कर रहे थे वहाँ हमें कंट्रीब्यूशन यानी फ़ायदा यानी मुनाफा कमा के दे रहे थे 5 लाख। वो 5 लाख अब हम नहीं कमा पाएंगे क्योंकि हम तो उन्हें नई जगह पे स्विच करके ले आए हैं इस नए इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। तो अब इस नए इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब मैं आईटी स्पेशलिस्ट की कॉस्ट को मेजर करूँगा तो मैं 6 लाख उनकी तनख्वाहें नहीं समझेंगे, हम समझेंगे उनकी कॉस्ट हमें 11 लाख पड़ी है।
6 लाख तो तनख्वाह और 5 लाख वो फ़ायदा जो पुराने काम से वो हमें कमा के दे रहे थे, अब वो नहीं देंगे क्योंकि हम तो उन्हें नए सिस्टम पे लेके आ गए हैं। तो ये 5 लाख जो हम सेक्रीफाइस करेंगे, दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड बिकम रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंपनी लॉन्च कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब आप किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करें और बाकी सब को छोड़ें, तो उसके बाद जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन होगा उसका बेनिफिट आपके ऑप्टेड ऑप्शन के लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ऑलवेज क्या होगा, रेलेवेंट होगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट जनरली तो यही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं, वो भी थोड़ी देख लेते हैं। पर्टिकुलरली जैसे मटेरियल को लेके कि मटेरियल की कॉस्ट कब रेलेवेंट होगी। डिटेल में ये चैप्टर 14 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, आजकल भी अवेलेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी रेलेवेंट कॉस्ट से क्वेश्चन आता है। यह हम प्रोजेक्ट अप्रेजल को लेके एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा दोबारा उस पर रोशनी डाल रहे हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ जी मटेरियल के लिए हर वो कॉस्ट रेलेवेंट होगी जो कि एडिशनल हो, इंक्रीमेंटल हो, उस प्रोजेक्ट पे जो नया आप अंडरटेक करने जा रहे हैं उस पे जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसको लेके जो इजाफा आए मटेरियल कॉस्ट में, वो सारा रेलेवेंट है। जैसे अगर आपके पास मटेरियल नहीं पड़ा तो आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो जितनी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जितनी भी परचेज़ कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, वो सारी क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर वो मटेरियल ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था और वो रेगुलर यूज़ में था, तो अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, नया प्रोजेक्ट आ गया, वहाँ आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। तो फिर भी आपने पास्ट कॉस्ट नहीं लेनी उसकी, फ्यूचर में जितने का मार्केट से रिप्लेस करके आएगा आपके पास, क्योंकि आप यूज़ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़रीदेंगे क्योंकि आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इस अगर इन्वेंट्री मटेरियल की पड़ी है, रेगुलर यूज़ हो रही है, फिर भी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज़ प्राइस या मार्केट प्राइस क्या बनेंगे, रेलेवेंट। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल पड़ा था इन्वेंट्री में और वो यूज़ नहीं हो रहा था, आप एक्सेसिव बाइंग कर ली थी, आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन उसका यूज़ आप रेगुलर नहीं करते, तो फिर एक ही था, दो थे आपके पास उसके यूजेस, या वो किसी अल्टरनेटिव जगह पे यूज़ हो के आपको फ़ायदा दे देता या आप उसे बेच देते। तो अब आप ना बेचेंगे ना अल्टरनेटिव जगह पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास तो प्रोजेक्ट आ गया जहाँ आप यूज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को ले में ऑप्ट करने के बाद से या बेचने का फ़ायदा या अल्टरनेटिव यूज़ करने का फ़ायदा, इन दोनों में से जो ज़्यादा बिग आपका मुनाफा होगा, जो आप लॉस्ट करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन के क्या बन जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये कुछ मटेरियल को लेके कहानी थी। और कई दफ़ा इस तरह भी कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है कि मटेरियल आपका पड़ा हुआ और वो आपने डिस्पोज्ड ऑफ करना था, ज़ाया करना था, और उस पर आपकी कॉस्ट आनी थी ज़ाया करने पे। एक्सप्लोसिव मटेरियल था, डेंजरस था, उसने आपकी जगह घेरी हुई थी। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, आपने यूज़ कर लिया, वरना आपको उसको ज़ाया करने पे ख़र्चा आता आपका, तो वो ख़र्चा आपका डिस्पोजल कॉस्ट बच गई अब इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो प्रोजेक्ट की कैश फ्लो में से लेस होगी, उसमें ऐड नहीं होगी, कॉस्ट को कम करेगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट की जगह रेलेवेंट सेविंग बन जाएगी अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए। फिर आज उस प्रोजेक्ट में देखना, लेबर जो आपके मज़दूर हैं जो काम करेंगे, वो चीज़ बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को कि फिनिशिंग में प्रोडक्ट में होगी या कोई आपका प्लांट एंड मशीनरी होगी, वहाँ जितने भी ह्यूमन बीइंग्स लोग आपको चाहिए जो काम करेंगे, उनकी कॉस्ट भी रेलेवेंट होनी है। देखना ये है कि वो मज़दूर आपके पास अवेलेबल हैं या आपको नए हायर करने पड़ने। अगर तो अवेलेबल नहीं, नए हायर करेंगे तो जितनी भी एडिशनल कॉस्ट है उनकी रिक्रूटमेंट की, उनकी ट्रेनिंग की, उनकी तनख्वाहों की, वो सारी रेलेवेंट बन जाएगी। और अगर ऑलरेडी फिक्स्ड बेसिस पे आपने रखे हुए हैं और उनके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, कुछ देर काम कर रहे थे, कुछ देर फारिग थे, 8 घंटों की आप तनख्वाह देते हैं, 4 घंटे का काम था उनके पास, अब आपके पास नया प्रोजेक्ट आ गया, आप कहेंगे भाई 4 घंटे इस पर भी काम करो, लेकिन आपको मज़ीद कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़िक्स तनख्वाह थी, इसलिए कोई इंक्रीमेंटल ख़र्चा नहीं पड़ा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कोई भी नहीं आई, रेलेवेंट कॉस्ट इस ऑप्शन की स्पेयर कैपेसिटी की ज़ीरो होगी। और अगर कुछ ऐसे लेबर
आपके पास काम कर रहे हैं जो लिमिटेड सप्लाई में हैं, ट्रेंड हैं और वो पहले भी पूरी तरह ऑक्यूपाइड हैं, काम कर रहे हैं, अब नए प्रोजेक्ट पे भी वही काम कर सकते हैं, तो फिर एक दो ऑप्शन है, या तो उनसे ओवर टाइम लगवा लें, उन्हें ओवर टाइम पेमेंट दे दें, उनके बेसिक वेजेस भी ओवर टाइम जब लगवाएं ना तो कुछ ज़्यादा देना पड़ता, ओवर टाइम प्रीमियम के साथ देंगे। अगर तनख्वाह उनकी 10,000 है तो आप कहेंगे जी ओवर टाइम की वजह से हम 15,000 आपको पे कर देंगे, तो 5,000 ऊपर जो आप दे रहे हैं ओवर टाइम प्रीमियम है और काम करने के उनके वेजेस तनख्वाह कितनी थी 10,000 है। यहाँ होता है कि आप कहते हैं भाई ये नया प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपना पुराना काम छोड़ के यहाँ डाइवर्ट हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं। अब क्या होगा, पुराना काम वो छोड़ के आएंगे तो पुराने काम से जो वो आपको फ़ायदा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहेंगे वो आप लॉस्ट करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन के इस ऑप्शन के लिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट। एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें की हों तो आपने फिर ओवर टाइम पेमेंट या डाइवर्जन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट और आर्ली रेट होगा उन्हें उसे देख लेना, विच एवर इज़ लोअर कॉस्ट आपके लिए क्या बनेगी, रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। ओवरहेड्स का जिक्र है, ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं और वो किसी भी प्रोजेक्ट पे करके उनकी हेल्प से प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसमें आपने देख लेना जी जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं जो डायरेक्टली अक्कर हो रहे हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट वो सारे रेलेवेंट है, जैसे वेरिएबल आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स या आपके इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, लेकिन अब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड, एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड वो सारे इररेलेवेंट हैं। फिर इसके बाद आ रहा है जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होगी उसको बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट को जो आप अंडरटेक कर रहे हैं, अगर तो आप नया कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसकी सारी परचेज़ कॉस्ट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी और रेलेवेंट होगी। और अगर कोई पुरानी ऑलरेडी पास्ट में ख़रीदी हुई मशीनरी है तो फिर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आई, ना उसकी डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होगी ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। हाँ ये होगा कि अगर आप उसको प्रोजेक्ट 1 साल का था उससे पहले अगर बेचते थे, यूज़ से पहले तो 50,000 की सपोज़ करें बिक रही थी, अब यूज़ करके बेच रहे हैं तो 10,000 की बिक रही है, तो 40,000 जो आपने डिप्राइव किया डिस्पोजल वैल्यू में जो आप कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन के आपकी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। देखो जहाँ जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है वहाँ पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की रेलेवेंट कॉस्ट भी आपने देख ली, नया अगर प्लांट ख़रीदेंगे तो सारी कॉस्ट, और एक थोड़ा सा और सिनेरियो आ जाता है कि नया प्लांट ख़रीदा लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट पे यूज़ होने के बाद भी बच गया, मीन्स बच गया, उसकी यूज़फुल लाइफ अभी है, आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपने देखना है वो जितने पीरियड में यूज़ हुआ उस पीरियड में आपने एस्टिमेशन के अंदर डेप्रिसिएशन उसकी जो है उसे समझ लेना है कि वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है और वो रेलेवेंट बना देनी है। जैसे अगर 5 लाख का प्लांट था, यूज़फुल लाइफ उसकी 5 थी, प्रोजेक्ट आपका 2 साल का था, तो 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, पर ईयर 1 लाख की जो डेप्रिसिएशन बन रही है उसे समझ लेंगे कि 2 सालों के प्रोजेक्ट में 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन से हमने जो फ़ायदा उठाया वो इस प्रोजेक्ट की वजह से उठाया और वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को चार्ज होगा। तो नॉर्मल अगर एक प्लांट नया ख़रीदे और उसकी यूज़फुल लाइफ उतनी हो जितनी प्रोजेक्ट की है तो फिर सारी की सारी परचेज़ कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके एग्जिस्टिंग प्लांट को लेके। फिर वर्किंग कैपिटल का लेके हर क्वेश्चन में तकरीबन वो पूछ लेता कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वर्किंग कैपिटल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी। देखो वर्किंग कैपिटल अगर आप प्रीवियस नॉलेज अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला FR1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 में आपने पढ़ी होगी, वहाँ से देखें, या जर्नल फार्मूला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी है इसका, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो उन दोनों के फ़र्क को कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आता है, आप उसे इवेल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो तब आपने कुछ बातों जिनका ख्याल रखना है।
वो ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो तो अज्यूम्ड करना है कि वो स्टार्ट पे इनकर हो रहा है प्रोजेक्ट के, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ वो आपको रीइंबर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में खुद वो कहे कि किसी और टाइम पीरियड को कि वो ईयर 1, 2, 3 किसी जगह पे खर्च हो रहा है तो फिर और बात है। लेकिन अगर सिर्फ कह दे वर्किंग कैपिटल खर्च हुआ है 5 लाख रुपया, तो आपने कहना है वो स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट खर्च हुआ, एंड पे वापस आ जाएगा। और कई दफ़ा ये कहता है स्टार्ट पे खर्च हुआ और आपको स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाएगा, जैसे 5 लाख खर्च हुआ और 5 सालों में रीइंबर्स हो जाएगा, तो हर साल 1-1 लाख की इनफ्लो आपको आ जाएगी और स्टार्ट पे आप आउटफ्लो डाल देंगे 5 लाख से। और कई दफ़ा कहता है जी ये आपके 1 लाख है और हर साल 10% इंक्रीज़ करेगा, तो आप 1 लाख पहले साल लेंगे, उसका 10% 10,000, अगली दफ़ा कैश आउटफ्लो लेंगे, फिर 1,10,000 का 10% तीसरे साल में 11,000 आएगा। तो देखना पड़ेगा कि वो वर्किंग कैपिटल किस तरह देता है प्रोजेक्ट में। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कि वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ विल बी रीइंबर्स्ड, वो इनफ्लो की सूरत में हमें वापस मिल जाता। तो ये कुछ ब्रीफली रेलेवेंट कॉस्ट जो आपके इस चैप्टर में इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट था कि आपने फ्यूचर की कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, उसको लेके हमने स्टेप 1 को एलेबोरेट किया। कॉस्ट और मैनेजमेंट में भी आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी, अब और आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, जब आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन कर रहे हों और आपने रेलेवेंट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो डिटरमिन कर ली हों, तो फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप 2 में हमें एक और काम करना पड़ता है कि हमें ये देखना पड़ता है वो किस टाइम पीरियड पे अक्कर हो रही हैं कैश फ्लो। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि स्टेप 3 में कि आपने प्रेजेंट वैल्यूज़ पे सब कैश फ्लोज को लेके आना है, फ्यूचर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यूज़ पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स अप्लाई करके, और तो फिर आपके लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो को अपने अपने टाइम पीरियड पे, आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे आप लिखें कि वो कब कब अक्कर हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस यूज़ होते हैं इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक में। एक तो ये होते हैं कि आपके जितने भी कैश फ्लोज हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट इन टाइम पे अक्कर हो रही हैं, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर अक्कर हो रही हैं। आपका पीरियड अगर हमेशा इसमें ज़्यादातर सालाना ये प्रोजेक्ट चलते हैं, लंबे अरसे के होते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो आप ईयरली इनको देखते हैं कि हर साल कितनी कैश फ्लोज आएंगी, चाहे वो इनफ्लो हैं चाहे आउटफ्लो हैं। तो अजम्पशन ये होती है कि हमेशा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड अक्कर हो रही है। जैसे साल 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, तो पहले साल की कैश फ्लोज अक्कर होंगी 31 दिसंबर को। और हम अकाउंटेंट हैं, हमें पता है हर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनता। अगर मैं कहूँ जी प्रोजेक्ट 2020 1 जनवरी को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2020 को पहला साल ख़त्म हुआ, तो 31 दिसंबर 20 को जो कैश फ्लो अक्कर करेगी वो असल में 1 जनवरी 2021 को भी वही कैश फ्लो स्टैंड करेंगे। तो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग, नेक्स्ट पीरियड का क्या बन गया, ओपनिंग। अनटिल अनलेस वो खुद ना आपको कहे कि एडवांस कैश फ्लो अक्कर कर रही हैं, अजम्पशन हमेशा क्या है कि कैश फ्लो एट दी एंड ऑफ ईयर अक्कर कर रहे हैं। और एक अजम्पशन बड़ा इधर इंटरेस्टिंग है कि आपने कैश फ्लोज को जब हर पीरियड में लिखना है तो एक अपनी तरफ से ज़ीरो टाइम का कॉन्सेप्ट बनाना। हालांकि प्रैक्टिकली ईयर ज़ीरो कुछ नहीं होता, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि एक ईयर ज़ीरो भी होता है। ईयर ज़ीरो दरअसल आज है, टुडे, आज के दिन को जिस दिन बैठ के आप इन्वेस्टमेंट अप्रेज कर रहे हैं उसे समझना है वो ईयर ज़ीरो है, यानी वो 1 जनवरी 2020 है जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और इससे 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को हम कहेंगे वो ईयर 1 है, 1 साल गुजरने के बाद। अब ये जो ईयर 1 हुआ वो पहले साल के आखिरी दिन आया है। अगर मैं कहूँ जी ईयर 1 पे कैश फ्लो 5 लाख है, तो वो 31 दिसंबर कह लूँ या मैं कह लूँ कि वो 1 जनवरी 2021 को अक्कर की है, तो एक ही बात है। इसका मतलब है हर पीरियड की जो क्लोजिंग कैश फ्लो जो हम कहते हैं अक्कर करती है, वो असल में अगले पीरियड की ओपनिंग होती है। तो टाइम 1 पे जो अक्कर करेगी कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड, वो असल में टाइम 2 की स्टार्टिंग कैश फ्लो है, शुरू वाले।
और इसी तरह जो टाइम ज़ीरो के एंड पे करेगी असल में वो ईयर 1 की कैश फ्लो है। और ईयर 1 की अगर लिखा हो क्वेश्चन में स्टार्ट पे कैश फ्लो अकर कर रही है तो असल में वो टाइम ज़ीरो है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कॉन्सेप्ट। फिर मैं बोल रहा हूँ, ईयर 1 के स्टार्ट पे जो कैश फ्लो अकर कर रही है वो टाइम ज़ीरो पे आएगी, ईयर 1 के एंड पे जो कर रही है वो ईयर 1 में आएगी। और ईयर 1 के एंड वाली कैश फ्लो असल में ईयर 2 के स्टार्ट वाली कैश फ्लो है, और ईयर 2 के जो एंड है वो ईयर 2 के एंड पे अकर करेगा, तो असल में वो ईयर 3 का स्टार्ट है। तो इस तरह एक कॉन्सेप्ट हमने बनाना है कि कब कब कोई कैश फ्लो अकर कर रही है, और टाइम ज़ीरो का कॉन्सेप्ट लेके आना जी हमने उसमें। ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी होगा, कैश फ्लोज भी लिखी जाएंगी, कैश फ्लो को अपने अपने टाइम पे भी लिख लेंगे। जैसे देखें ये एग्जांपल अगर आपके सामने है तो यहाँ 0, 1, 2, 3 3 पीरियड्स लिखे हुए हैं, और पहले टाइम ज़ीरो पे उसने कहा जी हमने इन्वेस्टमेंट की है, लैंड खरीदी 12 लाख की, प्लांट खरीदा आपने 5 लाख का। तो देखो जो कैश आउटफ्लो है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। हॉरिजेंटली आप ईयर्स लिखते हैं, ईयर सामने हमने 0, 1, 2, 3 लिखा है, यानी इस प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है। उसमें लैंड और प्लांट में आज आप पैसे लगाएंगे, और फिर इस प्रोजेक्ट से आप सेल्स कमाएंगे, इनकम, फिर आप उसके खर्चे करेंगे, मटेरियल ABC सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये देखें हुआ क्या है कि ये जो सेल्स और कॉस्ट है मटेरियल AB की, उसको एंड पे नेट कर रहा है, रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस कर रहा है, और कह रहा है ये जी हर साल की नेट कैश फ्लो है। तो पहले टाइम ज़ीरो पे नेगेटिव कैश फ्लो थी, एक सिर्फ आपकी पॉजिटिव भी आई थी। ये जो सारी कैश फ्लोज लिखी हैं ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक पहले एस्टिमेट की हैं, फिर उन्हें अपने अपने पीरियड पे लिखा गया। अभी जो हमने 2 स्टेप अभी पढ़े उसके मुताबिक किया, और उसके बाद हम कहाँ पे पहुँच गए, नेट कैश फ्लो पे। इसका मतलब पहले 2 स्टेप्स करने के बाद आप इस क्वेश्चन को अभी पूरा तो नहीं कर पाए, इस टॉपिक को आपने 2 स्टेप्स करने के बाद नेट कैश फ्लो पे पहुँच गए। और नेट कैश फ्लो का फार्मूला क्या है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अब जो भी आउटफ्लो ज़्यादा होगी तो नेगेटिव ब्रैकेट में आएगी कैश फ्लो, और अगर पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो फिर ब्रैकेट में नहीं आएगी। पॉजिटिव कैश फ्लोज देखो, जैसे ईयर 1 में दोनों ही नेगेटिव थे, ज़्यादा और पॉजिटिव कम थे, तो ब्रैकेट में ही आंसर आया नेट कैश फ्लो का। यहाँ 5 लाख पॉजिटिव है, 20,000 24,500 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में 455,500 बचा। तो फार्मूला फिर नेट कैश फ्लो का क्या हुआ, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। और ये जो सामने टेबल है ये बेस्ट सिनेरियो आपको प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह हमने रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कैश फ्लोज को पहले एस्टिमेट किया, फिर उन्हें अपने अपने पीरियड पे जहाँ जहाँ ओकर कर रही हैं वो लिखा, और प्रेजेंटेशन स्टाइल भी यही जो सामने लिखा हुआ है इसी में आपने लिखना। लें जी, अभी हम रिलैक्स नहीं होंगे क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो नहीं हुई, अभी तो आपने सिर्फ कैश फ्लोज को एस्टिमेट करके रेलेवेंट कैश फ्लो के प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने अपने टाइम पीरियड पे लिखा। अब तीसरा स्टेप है जी, आप इसको डिस्काउंट करें। डिस्काउंटिंग अभी मैंने बताई थी कि उसका मतलब है फ्यूचर की वैल्यू को कन्वर्ट करना प्रेजेंट वैल्यू में, और उसके लिए यूज़ करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्काउंटिंग करें। डिस्काउंटिंग का अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, अगर मैं कहूँ जी डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू निकालने का डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला होता है 1 + R - N, तो बिल्कुल यही होता है। R उसमें कहते हैं इंटरेस्ट रेट को, यहाँ तो खुद कैलकुलेटर पे इस तरह किया जा सकता, वरना आपको टेबल भी पेपर में भी अवेलेबल होंगे, डिस्काउंट फैक्टर के टेबल भी दिए होते हैं, और उनको यूज़ करके आप हर पीरियड का डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं, और ये फ्यूचर की कैश फ्लो को उस डिस्काउंट फैक्टर से ज़रब देते हैं, तो आप फिर वहाँ से प्रेजेंट वैल्यू पे पहुँच जाते हैं। जैसे नीचे देखते हैं जी स्टेप 3 को, और उससे कोई सोल्यूशन किया तो हमें पता लग जाएगा बस। हाँ जी, इसमें यही कह रहा है जी, आप जिस भी पीरियड पे आप खड़े हुए हैं आपने हर पीरियड की कैश फ्लो को कन्वर्ट करके ज़ीरो पे आना है आज पे, यानी इस 5 लाख को भी एक से खींच के ज़ीरो पे लाना है, इस 5 लाख को जो दूसरे साल खड़ा है इसे भी खींच के ज़ीरो पे लाना है,
और इस 3 लाख को भी खींच के कहाँ पे लेके आना, 0 पे। तो हर एक कैश फ्लो को करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर क्या होता है कि पहले नेट कैश फ्लो निकाल लो और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो हम असल में कन्वर्ट जो कैश फ्लो पहले ही 0 पे है उसे तो नहीं कन्वर्ट करेंगे, इन सब को करेंगे। इन सब के ऊपर हम डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे। इसको डिस्काउंट फैक्टर 1 साल के डिस्काउंट फैक्टर से ज़रब देंगे, इसको 2 साल से, इसको 3 साल से। अब ये सारे फिगर्स 0 पे आ जाएंगे और फिर 0 पे आज बैठ के हम फैसला करेंगे कि क्या हमने एक्सेप्ट करना प्रोजेक्ट या क्या करना, रिजेक्ट करना। अब ये जो काम हम करते हैं इसमें फिर मेथड्स हैं आपके पास। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मेथड हैं जो आपके सिलेबस में है, जिनमें से पेपर में से क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद हमारी डिस्कशन एक मिनट हम चलते हैं वहाँ। अच्छा ज़रा इसको इधर देख लेते हैं हम, दोबारा उस पर आते हैं जी। हम अब अपने जाना चाह रहे थे स्टेप 4 पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स जो हमने अप्लाई करने। इससे पहले दोबारा एक दफ़ा ग्लांस अगर मैं करूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। पहले था जी आपने एस्टिमेट करना फ्यूचर कैश फ्लोज को, यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। जब वो एस्टिमेट हो जाए तो फिर आपने उनके एग्जैक्ट टाइमिंग को डिटरमिन करना है। उन एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे जब वो अक्कर हो रही हैं तब जाके उन्हें लिखना। और यहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा टाइम ज़ीरो का, कि हर पहले साल का स्टार्ट टाइम 0 और एंड ईयर 1, और दूसरे साल पहले साल का एंड ईयर 1 और वो दूसरे साल का स्टार्ट ईयर 2 का एंड और वो ईयर 3 का स्टार्ट। फिर उसके बाद हमने कहा जी डिस्काउंट करना फ्यूचर कैश फ्लोज को, डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। ये मैंने आपको कहा यहाँ तो फार्मूला लगता 1 + r उसकी पावर -n, उससे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाती है। यहाँ टेबल्स दिए होते हैं। देखें डिस्क्रीट अगर आपके पास हो ना, इंटरेस्ट रेट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 5% है, 4% है, तो वो तो टेबल से मिल जाता है। लेकिन अगर पॉइंट्स में हो 4.5 आपका नीचे होगा 4.5, 8.5, 7.5, तो ऐसे डिस्काउंट फैक्टर के लिए फिर फार्मूले लगाना पड़ेगा, वहाँ टेबल सपोर्ट नहीं करता। तो टेबल यूज़ कर लें आप, ये फैक्टर लगा लें, आपने फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना। अब 4 स्टेप में हमने कहा कि आप इसके लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स अप्लाई करते हैं। और ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है हमारे सिलेबस में 2 हैं, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे NPV कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा आपका है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की बात कर रहे थे स्टेप 4 की। तो पहला मेथड मैंने कहा जी NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट। तकरीबन मैं अगर आपको गैस वर्क दूँ तो यहीं से नॉर्मली क्वेश्चन आता है जो इस चैप्टर में से आता। और इस पे जो दूसरा आपका फार्मूला डिपेंड करता है, दूसरा मेथड,
उसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। अब ये अप्लाई करके फिर आप नेट कैश फ्लोज पे जब आते हैं तो आप डिसीजन ले लेते हैं। तो ये मेथड फिर हम पहले एलेबोरेट करते हैं कि ये इनको किस तरह, हर मेथड में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने लिखा जी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो इसको हम देखते हैं। पहला मेथड स्टेप 4 में जो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अप्रेज करना, उसका पहला तरीका क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इसका फार्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, या फ्यूचर लिखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। ये आपकी जो फिगर निकल के आएगी दैट इज़ कॉल्ड एन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को नॉर्मली एब्रीवेट में कहते हैं NPV। तो मैं ये कह दूं कि NPV का ये फार्मूला है। नेट NPV निकालनी हो तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फ्यूचर की इन्फ्लोज नज़र आ रही हैं उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, उन्हें भी टाइम ज़ीरो पे ले आएँ, जो आउटफ्लो नज़र आ रही है उन्हें भी टाइम ज़ीरो पे ले आएँ, और फिर आप ये फार्मूला लगाएं कि अगर वो टाइम ज़ीरो पे आके इनफ्लो जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम है तो NPV का आंसर पॉजिटिव में आएगा। इस तरह हो कह सकते हैं पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की ज़्यादा है और इनफ्लो की कम है तो फिर NPV का आंसर आएगा नेगेटिव में। तो यहीं से क्राइटेरिया पता लग जाएगा कि अगर आपकी NPV पॉजिटिव आ रही है तो आप एक्सेप्ट करें प्रोजेक्ट को, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर नेगेटिव आए तो आप रिजेक्ट करें। ये दो डिसीजन, मैं से डिसीजन क्राइटेरिया कह दूंगा, और ये डिपेंड करता है आपके NPV के फार्मूले पे। अब ये जो फार्मूला आपने लगाना है NPV का, उससे पहले ऑब्वियसली ये सारे स्टेप्स गुजर चुके हैं जो हमने पहले पढ़े और जो मैंने आपको दिखाए भी। आपने कैश फ्लो फ्यूचर्स को भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से एस्टिमेट किया, आपने उन्हें एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे भी लिखा, उनके टाइमिंग को एक्सट्रैक्ट किया, फिर आपने उनको ये डिस्काउंट फैक्टर से ज़रब दे के जो टेबल्स या फार्मूले से आएगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकल आई तो फिर ये NPV का फार्मूला लगाया और फिर देखा कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या क्या होगा, रिजेक्ट। इसको अगर आइडियल एक फॉर्मेट बना लें तो किस तरह बनेगा, आप ईयर को नॉर्मली इस डायरेक्शन में लिखेंगे, ईयर 0 है जैसे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। हम सपोज करते हैं 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा, इन क्वेश्चंस में नॉर्मली जो आपका कैश आउटफ्लो होता है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई फिक्स एसेट, कोई हैवी मशीनरी, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी, तो आप कोई जो फिक्स एसेट खरीदते हैं उनका प्रोजेक्ट्स के लिए, वो अक्सर नॉर्मली टाइम ज़ीरो पे करते हैं। नॉर्मली का मतलब है चेंज भी हो सकता है, टाइम ज़ीरो पे अक्सर नहीं भी हो सकती हैं, किसी फ्यूचर पीरियड पे भी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता। तो जैसे सपोज करें आप कहें जी आपने एक प्लांट ख़रीदा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और वो 10 मिलियन का था, जिसमें से 5 मिलियन तो आपने टाइम ज़ीरो पे कर दिए और बाकी 5 मिलियन आप पे करेंगे ईयर 1 पे। तो आपको क्वेश्चन में बताया होगा, एक कहा होगा इमीडिएट पे किए, जो इमीडिएट पे किए वो टाइम ज़ीरो आज पे किए, और जो 1 साल बाद कहेगा वो हम ईयर 1 पे लिखेंगे। कुछ ना बताए तो आपने यही समझना है कि कैश फ्लोज आपकी एट द एंड ऑफ पीरियड अक्कर हो रही हैं। ईयर 1 पे तभी लिखेंगे अगर ईयर 1 के एंड पे अक्कर कर रही है, और अगर वो कहेगा ईयर 1 के स्टार्ट पे कर रही है तो आप टाइम ज़ीरो लिखेंगे। तो हमने कहा जी प्लांट 10 मिलियन का था
आधे पैसे फ़ौरन पे कर दिए 5 मिलियन, आधे इस 1 साल बाद पे करेंगे तो वो टाइम 1 पे आ गया, ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद लिखा होता है जी वर्किंग कैपिटल, और उसमें लिखा होता है जी कि आपका 1 मिलियन का ख़र्चा टाइम 0 पे आएगा और 5 लाख का ख़र्चा ईयर 1 पे आएगा। यानी अभी इमीडिएट 10 लाख वर्किंग कैपिटल के खर्च करने पड़ेंगे और 5 लाख ईयर 1 पे। तो मैंने अभी अजम्पशन बताई थी कि आपने अज्यूम करना है कि जितना भी इनकर होगा वो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट हमें वापस हो जाएगा। मैंने 15 लाख ईयर 3 पे लिख दिया है उस अजम्पशन की बेस पे कि हमें वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाएगा। उसके बाद सपोज करते हैं ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया इससे हमने सेल्स हमारी आएगी ईयर 1 में, सारे अज्यूम्ड फिगर हैं, फिर एक क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे 10 लाख, ईयर 2 में 12 लाख, ईयर 3 में 13 लाख। फिर आपको देता जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी 2 लाख, आपकी 1.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख, 3 लाख। फिर आप कहते जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है आपकी 1 लाख, 1,25,000 और 1.5 लाख। ऐसे ही आप कह दें जी कि आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो दिए हुए हैं और आपकी इंक्रीमेंटल कोई फिक्स कॉस्ट है जो इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकर हुई, अगर ना आप अंडरटेक करते तो इनकर ना होते। तो जो आपके वेरिएबल ओवरहेड है वो 50,000, 25,000 और सपोज करें 20,000, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इसकी 1 लाख है, इसकी भी 1 लाख है और इसकी भी सपोज कर रहे हैं 1 लाख है, सारा कुछ सपोज्ड है। अब ये जो सारी कॉस्ट मैंने लिखी और मैंने ऊपर सेल्स लिखी सब सपोज्ड हैं। इसके बाद हमें कहा जाता है जी इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करें और साथ ही क्वेश्चन में दिया होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है। तो अब आपने ये जो सारी की सारी कैश फ्लोज लिखी हैं आपने इसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या अप्लाई किए हैं, 2 कर चुके हैं। एक तो आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक इनको पहले एस्टिमेट किया और फिर अपने अपने टाइम पीरियड पे भी इन्हें लिखा, दूसरा स्टेप भी अप्लाई कर चुके हैं। कुछ टाइम 0 पे आए हैं, कुछ ईयर 1 में आए हैं, कुछ ईयर 2 में आए हैं, कुछ ईयर 3 में आए हैं। अब तीसरा स्टेप है कि डिस्काउंट फैक्टर ढूंढना है और डिस्काउंट फैक्टर के लिए क्या दिया होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे पहले काम करना है कि नेट कैश फ्लोज हर पीरियड में निकाल लेने हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ नेट कैश फ्लोज तो हमारी 5 और 1 मिलियन और ये आपकी 6 मिलियन की आउटफ्लो टाइम 0 पे आई। इसी तरह आपका 10 लाख का इनफ्लो आया, 2 लाख का मटेरियल का खर्चा, लाख का लेबर का, फिर लाख का इंक्रीमेंटल 4 और ये 50 ही आ गया, 4,50,000 और 10 लाख में से 450 निकालें तो बाकी बचता 550। मैंने 10 लाख के इनफ्लो में से 4.5 लाख का आउटफ्लो लेस किया। इसी तरह आपका यहाँ 12 लाख की इनफ्लो थे, 2.5 लाख और फिर 1.5 लाख ये नीचे आ गया 4 लाख, यहाँ खर्चा 5 लाख आया, बाकी आपके पास नेट कैश फ्लो बची 7 लाख। यहाँ 13 लाख का इनफ्लो आया और आपका 1.5 लाख और 3 लाख 4.5, 4 लाख 70, 5 लाख 70। अब 5 लाख 70 जब 13 लाख में से लेस होंगे तो आपके 7 लाख 30,000 बच जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इनफ्लो हमने जो हमने नेट कैश फ्लो निकाली हैं, इसके पीछे फार्मूला क्या लगाया हमने, इधर मैं लिख देता हूँ नेट कैश फ्लोज, पहले भी लिखा था, अगर क्लियर नहीं था तो फिर लिख देते हैं।
कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। ये स्टेप दोनों करने के बाद एक फार्मूला लगाना और नेट कैश फ्लो पे आ जाना। दो स्टेप्स ये वाले, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग एग्जैक्ट टाइमिंग पीरियड, ये फॉर्मेट दोनों स्टेप हो गए। नेट कैश फ्लो निकाल ली, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर लिया, और ये 550 के अलावा ऊपर भी आपकी 5 मिलियन और 5 लाख की कॉस्ट थी, यानी 55 लाख ऊपर भी नेगेटिव हैं। अब 55 में से अगर 550 पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव में ही आएगा। आपका 49,50,000 तकरीबन नेगेटिव बन रहा इधर भी, क्योंकि यहाँ दो खर्चे और आए थे, एक प्लांट का और वर्किंग कैपिटल का। तो ये अब करेक्ट अब हो गया, क्योंकि हमने फार्मूला क्या निकाला, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। फिगर्स को वैल्यूएट कर लीजिएगा, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है और ना कैलकुलेटर है, तो मैं इसको एस्टिमेट ही कर रहा हूँ। अब जब ये कैश नेट कैश इनफ्लो निकल आएंगे तो फिर आप डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टेप 3 हम अप्लाई करने जा रहे हैं, डिस्काउंटिंग की फ्यूचर कैश फ्लो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर। ईयर 0 पे तो आपने सबको लेके आना है, इसका डिस्काउंट फैक्टर तो 1 ही होता, 1 आगे मैंने पॉइंट के बाद 3 सिफर लिखे। इधर अगर मैं सपोज कर रहा हूँ इसका 0.909 आ जाता है, इसका 0.826 आ जाता है, इसका 0.751 आ जाता है, सारे अज्यूम्ड है। ये फार्मूला लगाते और 10% रेट होता तो ये आपके पास सारे डिस्काउंट फैक्टर आ जाते हैं। अब आपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकलेंगे उसमें आप क्या, ये अगर ए और ये बी है तो यहाँ सी बना के ए को बी से ज़रब देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो 6 मिलियन एक से ज़रब खाएगा वो 6 मिलियन ही हो जाएगा। 49,50,000 खाएंगे, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 45 लाख सपोज करो बन गए, ये भी नेगेटिव है। 7 लाख 0.826 से ज़रब खाएगा तो आपका ये सपोज करें 6,20,000 बन गया। 7,30,000 खाएगा तो 6,90,000 बन गया। अब आप अगर गौर करें तो नेगेटिव फिगर्स 2 सालों में 45 लाख और आपकी, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ 40 लाख बन रही, 4 मिलियन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 1 करोड़ की तो आउटफ्लो है, लेकिन अभी इनफ्लो जो हमें नज़र आ रही है वो 690 और 620 की है, यानी तकरीबन कोई आप सपोज कर ले 13 से 14 लाख रुपए पॉजिटिव है और 1 करोड़ रुपया 14 लाख कर लेते हैं अज्यूम्ड आपका नेगेटिव है। तो अब मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में फार्मूला ये लगाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो गया, तो यहाँ नेगेटिव जो नज़र आ रहा है, इनफ्लो सिर्फ 14 लाख है पॉजिटिव, और नेगेटिव अमाउंट कितनी है जी आपकी, बल्कि इसे ऐसे देख लो फार्मूला, इसे सीधा इधर लग जाएगा। 1 करोड़ ब्रैकेट ब्रैकेट को जमा किया और ये जमा किया तो 14 लाख, तो नेट में -86 लाख हमारे पास बचा, जिसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी हमारी एनपीवी नेगेटिव आई है, और नेगेटिव आए तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट, क्योंकि ये अज्यूम्ड फिगर थी, नेगेटिव ज़्यादा आया पॉजिटिव कम आया। सिर्फ आपको स्टेप्स बताने थे, इन चारों स्टेप ने किस लेआउट पे अप्लाई होना है। स्टेप 1 में कैश फ्लोज लिखें, अपन स्टेप 2 में टाइम पीरियड के मुताबिक लिखें, स्टेप 3 में उन्हें डिस्काउंट किया डिस्काउंट फैक्टर के साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन में, और स्टेप 4 में जब वो डिस्काउंट हो गए तो एनपीवी का ये फार्मूला लगा के देखा कि पॉजिटिव बच रहा आंसर के नेगेटिव। अब ये जो आंसर आया वो नेगेटिव है, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट और पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट, ये डिसीजन क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। तो ये तो एक आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी मैंने, एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना के, ताकि 4 स्टेप मॉडल आपको समझ आ जाए। अब इसकी जब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी तो हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, आई कैप स्टाइल क्वेश्चन, जो पेपर में आपको मुतवक्का आ सकता है, और तब फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दूसरा मेथड जो है, एनपीवी को तो हमने देख लिया, उसको मैच करेंगे
एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, ताकि जो हम एग्ज़ाम फोकस्ड एक क्लास का फ़ायदा लेना चाह रहे थे कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर आना है, आपको वो फ़ायदा मिल जाए। तो होपफुली आज भी आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छी तरह इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास के नॉलेज ने यूज़ होना है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।